हाय गाइस, क्या आप भी झारखंड में बीएड के लिए अप्लाई किए थे और आपका अच्छा रैंक आने के बाद भी आपको सीट किसी भी कॉलेज से नहीं मिला है? आपसे कम अंक या फिर ज़्यादा रैंक लाने वाले बच्चा को सीट मिल चुका है? इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के सवाल अगर आपके मन में है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपका सारा जितना भी डाउट है, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेरी है, सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। तथा इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में हिस्सा लिए थे और आपका नहीं हुआ है तो क्या आप सेकंड काउंसलिंग में हिस्सा लीजिएगा या फिर नहीं लीजिएगा, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर लीजिएगा तो कौन सा कॉलेज चूज़ कीजिएगा, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सारी चीज़ के बारे में हम इस पर प्रॉपर फैक्टर के साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका अच्छा रैंक आने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ है, इसका पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले अप्लाइड कैंडिडेट्स। तो अप्लाइड कैंडिडेट्स में आप लोग देख रहे हैं टोटल कितना कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, 76,353। यहाँ आप जान रहे हैं कि टोटल जो सीट है आपका बीएड कॉलेजों में वो है आपके पास 13,300 आपके पास टोटल बीएड कॉलेज का सीट है। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों शामिल है। अब बात करते हैं कि आपका जो रैंक आया है वो रैंक दो तरह का आया होगा, एक सीएमएल रैंक और दूसरा आपका आया है कैटेगरी रैंक। बहुतों का सवाल ये है कि मेरा कैटेगरी रैंक इतना कम है, 2000 है, 3000 है, फिर भी मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो 76,000 अप्लाई किया गया था, इसमें से जनरल में से कितना फॉर्म डलाया था, बीसी में से कितना फॉर्म डलाया था, एसटी में से कितना फॉर्म डलाया था और एससी में से कितना फॉर्म डलाया था। ये चार चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं कि कितना फॉर्म कौन सा कैटेगरी से डलाया गया था और उसके लिए कितना सीट अवेलेबल था। तो चलिए सबसे पहले उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास एक डाटा कुछ इस तरह से हम यहाँ पे तैयार किए हैं कि टोटल जनरल का जो कैंडिडेट था वो लगभग 13,000 समथिंग कुछ यहाँ पे जनरल का कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है। उसमें से EWS जो भी जनरल का ही एक पार्ट है, ये इसमें 6,000 ऐसा कैंडिडेट है, 5,000 ऐसा कैंडिडेट है जो EWS है और वो आपका फॉर्म अप्लाई किए हैं। SC में से लगभग 7,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था, ST में से लगभग 21,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था और अगर बैकग्राउंड का कैटेगरी से देखा जाए, मतलब जैसे कि ओबीसी में से, तो यहाँ 30,000 फॉर्म सिर्फ ओबीसी से डलाया था। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन हो जाता है वो किस में हो जाता है? ओबीसी में। ओबीसी का 30,000 फॉर्म यहाँ पे डलाया था। उसमें से ओबीसी का जो सीट है वो सीट देखिए, जो BC 1 में है वो 1,024 है और BC 2 में जो है वो 798 है। इट मीन्स 30,000 बच्चा में से 1,024 और 798, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 1,862 कुछ हो रहा है। इतना सीट आपका कितना में है? BC में है। तो ज़्यादातर सवाल जो आ रहा है वो ओबीसी का ही आ रहा है। ओबीसी का बच्चा कह रहा है कि मेरा इतना ज़्यादा कम रैंक है, इतना अच्छा मेरा रैंक आया है, कैटेगरी रैंक 2,000 से भी कम है, फिर भी हमको सीट कैसे नहीं मिला? तो पहला रीज़न और आखिरी रीज़न यही हो जा रहा है कि आपके पास 2,000 से कम रैंक है, हम मान रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आपका सीट है वो 2,000 भी नहीं है। यहाँ पे आपका जो सीट है वो कितना है? 1,862 है। अब यहाँ पे बात आता है जनरल जितना सीट है। हम लोग जानते हैं कि अगर ओबीसी में आप है, अच्छा खासा नंबर लाते हैं या अच्छा खासा आपका रैंक आया है, तो आपको जनरल में भी क्या जाता है? दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि किसका परसेंट दिया हुआ है। जैसे जनरल में अगर देखा जाए तो इसका 40% सीट आपका रिजर्व है जनरल के लिए, EWS के लिए यहाँ पे 10%, SC के लिए यहाँ पे 10%, यहाँ ST प्राइमेटिव के लिए यहाँ पे आपका 2% और ST यहाँ पे इसके लिए आपका 24%, यहाँ पे BC 1 के लिए आपका 8% और BC 2 के लिए यहाँ पे 6%।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो BC2 का जो कैंडिडेट है उसमें 6% अगर निकाला जाए टोटल सीट का, तो यहाँ पे 798 हो रहा है, जो कि आपका BC2 का कैंडिडेट यहाँ पे सीट यहाँ पे इतना अवेलेबल है। BC1 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1024 अवेलेबल है। इसी तरह से देखा जाए सारा कास्ट का, सारा कैटेगरी का, तो इस तरह से इसका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका क्यों नहीं हुआ, किसी कम रैंक वालों का क्यों हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ गौर कर रहे हैं, जो EWS है वहाँ पे फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है 5000, उसका सीट कितना है 1330। तो अगर तुलना अगर बैकग्राउंड कास्ट मतलब जैसे कि आपका OBC से किया जाए तो इसके तुलना में इसका जो कंपटीशन है देखिए कितना कम हो जाता है। यहाँ पे लगभग 4 में 1 का आपका कंपटीशन है। यहाँ अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा कंपटीशन टफ हो जाता है। बस यही कारण है कि आप लोग का EWS का जनरल कैटेगरी का जो बहुत कम नंबर का है या फिर बहुत ज़्यादा रैंक था उसका भी इसमें सिलेक्शन हो गया है, जबकि आप बैकग्राउंड क्लासेस मतलब आपका BC से थे, BC1 या BC2 से आपका अच्छा खासा रैंक था, फिर भी आपका नहीं हुआ है। तो इसका वजह यही है कि आपका यहाँ पे कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है, जबकि आपका सीट जो है बहुत कम है। अब अगर आप मान लीजिए नेक्स्ट काउंसलिंग में आप हिस्सा लेना चाहते हैं, तो नेक्स्ट काउंसलिंग में हिस्सा अगर लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, कहाँ से फॉर्म डालिएगा, ये सारी चीज़ पे हम थोड़ा आप लोग को बता दें। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल में ये देखिए कितना टोटल सीट आपका 13300 है, उसमें से ये जनरल का सीट है, ये आपका EWS का, ये SC का, ये ST प्राइमेटिव का है, ST आपका जो ऐसा है BC1 और BC2 का। ये टोटल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को यहाँ पे दे रखा है, इस पे हम लोग बात किए हैं। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम फॉर्म भरना चाहते हैं और आप किसी भी कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप BEd करने के इच्छुक हो, तो सबसे पहले तो आप ऐसा कॉलेज चूज़ कीजिए जहाँ से आपके कैटेगरी का सीट के लिए मतलब कैंडिडेट बहुत कम हो। तो इसका पता आप कैसे लगाइएगा कि इसका पता लगाने के लिए आपको वहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी पे थोड़ा देखना होगा कि उसका कितना सीट अवेलेबल है। आप वहाँ से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फाइट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ को आपको देखना है और तभी आपको वहाँ से क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है।